ऑल राइट, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए तो बच्चों, आज हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई है। पहले तो मुझे ये बात बताइए, आपके कोई डाउट्स वगैरह क्लियर करने वाले हैं या आप सीधा हम रिवीजन चैप्टर 3 का स्टार्ट करें? न्यूमेरिकल में डाउट्स आ रहे हैं, चैप्टर 2। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, चैप्टर 2 चैप्टर 1 कहाँ पे दिक्कत आ रही है। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स ओपन अप करें। अरे चैप्टर 3 में डाउट्स आ रहे हैं। अच्छा, आइए आज चैप्टर 3 भी स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर बच्चे बता रहे हैं, बताइए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने अच्छा नहीं करवाया था ना उस दिन, 18 तो नहीं करवाया। मैं पहले डाउट लेने जा रहा हूं बच्चों। दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, इफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मटन इंक्रीजेस बाय 5%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटन इज इक्वल टू 5%, इंक्रीज हो रहा है। एंड द प्राइस ऑफ चिकन, बच्चों चिकन और मटन क्या है आपस में बताइए। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए और ये भी इंक्रीज हो गया 20% से। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बिटवीन मटन एंड चिकन इज, बड़ा ही सिंपल है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। ये हो जाएगा 5% डिवाइडेड बाई 20%, और माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये हो गया 0.25। तो आंसर विल बी बी। और बताइए और क्या डाउट्स हैं बच्चों, और क्या डाउट्स हैं। तन्वी, आपसे मेरी बात हो गई थी, तन्वी आपने भी किए हैं सॉल्व। किसी बच्चे को कुछ डाउट्स वाउट्स हैं पूछ लीजिए। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर कोई डाउट्स वाउट्स हैं तो फटाफट से पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूँ। कॉस्ट का टॉपिक रह गया है वहां पे। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप में से कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, थोड़े बहुत ही कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप आगे सॉल्व करें, आप आगे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको सॉल्व करें, कभी भी डाउट्स आ रहे हैं मुझसे पूछें, ठीक है ना। अभी फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करवाता हूं। और कोई डाउट्स हैं अनुष्का? रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर 3 में बताइए, प्रोडक्शन में है, कॉस्ट में। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोडक्शन की बात की थी बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोडक्शन की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं और रिवीजन करने जा रहे हैं किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इधर सारे बातें। प्रोडक्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं भैया, इनपुट डाल के आउटपुट जो निकल के आता है, इनपुट डाल के क्या निकल के आता है बच्चों, आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन इसे ही बोलते थे, याद आ रहा है। और प्रोडक्शन फंक्शन दो लेवल पे होता था, एक होता था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। वेरी गुड। एक होता था शॉर्ट रन और एक होता था लॉन्ग रन, ठीक है ना। अब शॉर्ट रन में कौन सा कर्व लगता था, वो लॉ लगता था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और यहां पे लगता था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसे बोलते थे प्रोडक्शन फंक्शन, इसे बोलते थे बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप, शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग अलग तरीके से पढ़ा था हमने। इनपुट पे हम जो खर्चा करते हैं वो अल्टीमेटली किसको बनाने के लिए कर रहे हैं बच्चों, आउटपुट को। तो इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस्ट फंक्शन। जिस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन में 2 टाइम पीरियड होते हैं, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन में भी 2 टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन
और एक होता है लॉन्ग रन। जिस तरीके से प्रोडक्शन में दो टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन में भी दो टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर बच्चों हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्ट करता है और लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अगेन ध्यान रखिएगा, मैं इसका फटाफट से एक रिकैप ही करवाऊंगा, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में तो रिकैप नहीं करवा पाऊंगा, बट इतना जरूर कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या था क्लास में। आइए इसको देखते हैं। ये रहा कॉस्ट एनालिसिस। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ behavior of cost in relation to one or more production criteria. It is concerned with the financial aspect of cost production. मतलब आउटपुट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, इसे ही बोलते हैं कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? आउटपुट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है, कहाँ गया यहाँ पे, और नहीं लिखा। Indirect costs are those which cannot be easily definitely identifiable in relation to plant. They are not visible or traceable. मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेल्पर, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट हो गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल नाम से समझ में आ रहा होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट, एडिशन इन कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। समझ पा रहे बच्चों? आपने कोई भी डिसीजन लिया जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इररेलेवेंट कॉस्ट। ये सारे ना सिंपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये वाली जो दोनों चीजें हैं यूजुअली ये एसेट के लिए यूज किए जाते हैं टर्म्स, जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। हिस्टोरिकल मतलब उस एसेट को कितने में खरीदा था, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब अगर मैं इस एसेट को रिप्लेस करूं तो उसका खर्चा कितना बैठेगा। एक होता है प्राइवेट कॉस्ट का मतलब किसी भी बंदे को प्राइवेटली कितना खर्चा लग रहा है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको कॉस्ट कितना लगा, और सोशल कॉस्ट मतलब सोसाइटी को क्या खर्चा बैठ रहा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, पोल्यूशन जनरेट होता है, आपकी जेब से तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा निकलता है, बट पोल्यूशन का जो कॉस्ट है इसका बर्डन कौन उठाता है, सोसाइटी, दैट इज सोशल कॉस्ट। समझ पा रहे हैं बच्चों ये चीजें? आउटले कॉस्ट कहाँ है इसमें? अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक और भी होता था, देखिए यहाँ पे आप नोट के तौर पे लिख भी सकते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट या आउटले कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारी जेब से वाकई में पैसा जा रहा है, जो पैसा हमारी जेब से वाकई में जा रहा होता है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे मैंने अपने यहाँ पे लेबर रखी काम करने के लिए, तो उसको मेरे को वेजेस देने पड़ेंगे, इसे बोलेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट, मेरी जेब से वाकई में पैसा जा रहा है, ठीक है ना। एक होती है इम्प्लिसिट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जेब से पैसा नहीं जा रहा बट उस टाइम की या उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मैं आप सबको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आप सबको ना पढ़ा रहा होता तो कुछ और कर रहा होता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ पा रहे बच्चों ये चीज? तो अपॉर्चुनिटी, एक अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो वाकई में पैसा अपनी जेब से निकल रहा होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो जेब से निकल नहीं रहा बट आने से ये पैसा रुक रहा है जेब में। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है बच्चों, या कुछ रिपीट करूं इसमें से? क्लियर? हाँ जी, अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा। इसका वैसे एक और नाम भी था, नॉर्मल रिटर्न। तो इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना, तो इस तरीके से था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। द कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इन सिंपल टर्म्स इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। यही तो मैंने डायग्राम बनाया ना, आउटपुट को बनाने का जेब में से खर्चा कितना लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। समझ में आया। और ये दो लेवल पे होता है, एक लेवल होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगेगा और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब ये देखिए उसके अगेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। अभी अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। आउटले कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को ही बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट को ही आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। अकाउंटिंग कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। अगर आप दोनों खर्चों को जोड़ देंगे तो ये निकल गया। यही तो अभी अभी बातें करी है ना सारी हमने पीछे। उसके बाद ये छोटे मोटे क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा, इनमें से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रखे हैं, इनको पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट and includes all the payments and charges made by entrepreneur to the supplier of various productive factors। जेब से जो पैसा निकल रहा है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट टेक्स इनटू अकाउंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा, एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ पा रहे, अकाउंटिंग कॉस्ट भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों आ गए। आउटले कॉस्ट का मतलब अगेन इसी का एक और नाम है, अकाउंटिंग कॉस्ट का ही एक और नाम है क्या, आउटले कॉस्ट। एक दो तीन नाम हो गए इसके, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों ये देखिए, ये रहा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन के अंदर बच्चों याद करिए, एक हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता था यानी कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और एक वेरिएबल फैक्टर होता था यानी कि उसका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ पा रही है। जबकि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होते थे, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते थे, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसी को हम टोटल कॉस्ट भी बोल देंगे। समझ में आ पा रही है बात। फिक्स्ड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट विच आर नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट, दीज आर इनएस्केपेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अभी इसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ ये शॉर्ट रन की बातें कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट। ठीक है ना। अब ये सारा क्या लिखा हुआ है, आइए इसको पहले हम यहां से पढ़ते हैं। यहां से पढ़ते हैं। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इम्पोज्ड बाय टू मेजर एलिमेंट्स। क्या क्या है, एक तो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक टोटल, यानी कि टोटल कॉस्ट निकल के आएगा वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। इसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, क्या डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए। ये क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट कर्व। ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। इन सब के बारे में डिटेल में यहां पे लिखा ही हुआ है, आइए यहीं से पढ़ते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, shows that fixed cost will be incurred even when output is zero। ये पहला पॉइंट। ये सब कुछ मैंने आपको क्लास में बड़ी डिटेल में लिखवा रखा है। जिन जिन बच्चों के पास नोट्स होंगे उन्होंने ये सब लिखा भी होगा। मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इसको लिखवा रखा है कि भैया TFC इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2, curve rises upwards indicating that output, as output increases total variable cost increases। ये समझ में आता है पॉइंट नंबर 2। फटाफट से बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का
शेप कैसा है बच्चों, इसका शेप कैसा है, इनवर्स एस। कैसा शेप है, इनवर्स एस। इसका शेप भी कैसा है, इनवर्स एस। इसका शेप कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं इसको ना ऐसा करता हूं, रेड से लिखता हूं सब, ठीक है ना। ये इनवर्स एस दोनों क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मैंने इसको क्लास में बड़ी बारी रटवाया था, रटवाया मतलब पहले लॉजिक दिया था, फिर 10 बारी तो बुलवाया था आप सबसे कि बोलो भैया बोलो। तो ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दैट इज टीसी शैल बी पैरेलल। ये क्या होगा बच्चों, टीसी शैल बी पैरेलल टू टीवीसी। समझ में आ पा रहा है बच्चों, कोई डाउट्स इसके अंदर, क्लियर है यहां तक हम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फिर, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ना, यहां पे लिखा भी हुआ है, द टीसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टीएफसी एंड टीवीसी कर्व, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टीएफसी हो गया, सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे डायग्राम हमारा नहीं बना हुआ, आइए मैं डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। एक ना डायग्राम था, सबसे पहले तो याद करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का। फटाफट से बताइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता था। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, बताइए ऑलवेज, इट इज ऑलवेज। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों याद आ रहा है क्यों, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड राहुल, ऑनलाइन वाले बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप दोनों का क्या स्टेटस है भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट टच, वेरी गुड, डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एएफसी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। याद आ रहा है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लास में लिखे हुए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुस्त हो रखे हैं, थोड़ा ढंग से जवाब दो सब बच्चे, तभी मजा आएगा। इसके अलावा हमने एक और डायग्राम किया था, याद करते हैं। ये है, अच्छा इसको ऐसे बनाते हैं, ये है एमसी कर्व, और याद करिए बच्चों ये क्या है, एटीसी कर्व। एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर इसको एवरेज कॉस्ट कर्व भी बोल सकते हैं। याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है। ये दोनों के दोनों कर्व का शेप कैसा है, ध्यान से देखिए इधर, यू शेप, यू शेप्ड। इसका रीजन क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। पॉइंट नंबर 2, यहां पे देखिए एटीसी, एमसी एटीसी से कम है, ध्यान से मैं लिख रहा हूं, एमसी, एक सेकेंड, इज लेस देन एटीसी, एटीसी इज फॉलिंग। देखिए ना, व्हेन, एक सेकेंड रुक जाइए अमन, व्हेन एमसी इज लेस देन एटीसी, एटीसी इज फॉलिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एटीसी, एटीसी इज एट मिनिमम। पॉइंट नंबर 3, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एटीसी, एटीसी इज एट मिनिमम। समझ में आ पा रहे। और पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 4, व्हेन एमसी इज मोर देन एटीसी, एटीसी इज इंक्रीजिंग। ये देखिए ना यहाँ पे, व्हेन एमसी इज मोर देन एटीसी, एटीसी इज इंक्रीजिंग। समझ पा रहे बच्चों, ये 3 रिलेशनशिप होते थे किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन एटीसी एंड एमसी। तो देखिए इसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एमसी, ठीक है ना, एटीसी एंड एमसी। पॉइंट नंबर 1, एवरेज कॉस्ट का फॉल्स
when MC is less than AC. ATC falls when MC is less than ATC. क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट rises when MC is more than ATC. ATC will increase when MC is more than ATC. और तीसरा, AC is minimum when MC is equal to ATC. It is known as optimum out. क्या ये समझ में आया? क्लियर है बच्चों यहां तक? बेस्ट बेस्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये समझ में आया? यही सारी चीजें यहां पे लिखी भी हुई हैं, देखिए ना। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, इसे एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। AFC is obtained by dividing total fixed cost by the number of units, यानी कि AFC is equal to TFC divided by quantity। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल के आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आता है? सिंपल, सारे फॉर्मूलाज ही रिपीट हो रहे हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? TCN माइनस TCN माइनस 1। समझ पा रहे हो? किसका? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। आपने ये पहला यूनिट बनाया 10 रुपए का कॉस्ट है, दूसरा यूनिट बनाया 15 रुपए, तो एडिशन कितना हो गया? 5 रुपए का। ठीक है ना? तो इसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, क्या आप सबका ये रिकैप हो पाया या नहीं हो पाया? जल्दी से बच्चे ऑनलाइन वाले कंफर्म करेंगे सभी, बोलो यस और नो। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अगर आप में से किसी बच्चे को भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत लग रही है तो प्लीज मुझे मैसेज डालें कि सर ये दिक्कत आ रही है। अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। रिवीजन का मतलब क्या है? मैं टॉपिक का एक ओवरव्यू दे सकता हूं, बट मैं पूरा टॉपिक डिटेल में नहीं लेकर जा पाऊंगा। समझ में आ रही है ना बात? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों लॉन्ग रन। फटाफट से बताइए लॉन्ग रन के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है बच्चों? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वेरी गुड। यहां पे लॉन्ग रन के अंदर ना हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? डिसीजन मेकिंग। यहां पे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि भैया कौन सी मशीन सिलेक्ट करें। क्योंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन सिलेक्ट करें ताकि हमारा कॉस्ट सबसे कम रहे। यहां पे इसको समझने के लिए ये देखिए, यहां पे हमारे सामने ये बढ़िया सा एक कर्व बना हुआ, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज SAC, दैट इज प्लांट कर्व, दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और ये जो है इसका मतलब क्या है? दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना? अब बच्चों ये देखेंगे LAC का यू शेप बन रहा है। LAC का यू शेप क्यों बन रहा है? मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा क्यों हूं? ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि लॉन्ग रन चल रहा है ना, यहाँ पे लॉन्ग रन चल रहा है, लॉन्ग रन चल रहा है, इसी वजह से लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वहां पे बैठ, वहां पे फैन वगैरह चला लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की वजह से, ठीक है ना? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की वजह से, यानी कि लॉन्ग रन में यही अप्लाई होता था प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। अच्छा, पहला फेज क्या होता था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर आता था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, याद आ रहा है? फिर तीसरा क्या आता था? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, याद आ रहा है बच्चों? 3 अलग अलग फेज होते थे ना। तो यहाँ पे बच्चों पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट जहाँ पे मिनिमम है, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न, सॉरी डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या ये समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये रिकॉल हो पा रहा है?
इस वाले पॉइंट को बोलते थे, ये वाला जो क्वांटिटी निकल के आ रहा है इसको बोलते थे हम बच्चों ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट या नॉर्मल कैपेसिटी, या नॉर्मल कैपेसिटी, या फिर फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी। उसका रीजन क्या था बच्चों कि यहाँ पे हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम होता है। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? यहाँ पे देखिए ना, सारी कॉस्ट में से सबसे कम कॉस्ट यहीं पे निकल के आ रहा है, इसी वजह से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रहा है बच्चों ये? आइए इसको यहां से पढ़ते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। एवरी पॉइंट ऑन LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी टेंजेंट टू सम पॉइंट ऑन SAC कर्व। यानी कि देखिए ना, टेंजेंट ही है, ये SAC कर्व है, जैसे मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ, SAC कर्व है, ये यहाँ पे टेंजेंट हो गया, ये SAC कर्व है, ये टेंजेंट हो रहा है, ये वाला SAC कर्व देखिए, ये टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब तो समझते हैं ना आप सब, एक पॉइंट पे टच करके आगे बढ़ जाता है, एक पॉइंट पे टच करते फिर आगे बढ़ जाता है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, तो हर जगह ये टेंजेंट। चलिए बच्चों, ये LAC कर्व पहले फॉल कर रहा है, फिर LAC कर्व इंक्रीज कर रहा है। LAC कर्व जो फॉल कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जो ये फॉल कर रहा है वो सॉरी इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है? ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके पीछे का रीजन क्या था बच्चों? इकोनॉमीज। याद आ रहा है? इकोनॉमीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फायदा हो रहा है, जैसे कि आप बिजनेस बड़ा करते हो तो फायदा क्या होता है? आपको सस्ते में रॉ मटेरियल मिलता है, सस्ते में लेबर मिलती है, आप सस्ते में काम करवा पाते हो। उसी तरीके से जब ये LAC बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है? डिस इकोनॉमीज, नुकसान होने लग जाता है। क्या नुकसान होता है? कि भैया वो सस्ता रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, लेबर सस्ती मिलनी कम हो गई है, अब काम नहीं करेगी वो सस्ते के अंदर। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चले जा रही है, आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, आपको सस्ते में पैसा नहीं मिल रहा, बहुत सारे फैक्टर्स। तो डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है बच्चों? नुकसान, डिसएडवांटेज। और इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज। क्या ये बातें समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे देखिए, ये आता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इसको रीड करते हैं। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है बच्चों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हेन इंक्रीज इन स्केल अप टू ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या है बच्चों? ये वाला, ये वाला, इस वाले आउटपुट को यहां तक Q वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमीज टू स्केल। ये समझ में आया? ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने से पहले पहले जो हमारी फैक्ट्री है इसमें इकोनॉमीज होता है, उसके बाद क्या शुरू होता है? डिस इकोनॉमीज। समझ में आ रही है यहां तक बात? ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन स्केल बियॉन्ड द ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन डिस इकोनॉमीज। इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब क्या है इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज का? रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फर्म। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री रिलेटेड। ठीक है ना? अब इसका ये लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे। काइंड्स, ये रीड करने वाला है, और पीछे ये डिस इकोनॉमीज के काइंड लिखे हुए हैं, इसको रीड करना है बस, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बस। फिर तो मार्केट शुरू हो गया। मार्केट के बारे में तो चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया, यहाँ से तो चैप्टर नंबर 4 शुरू हो। फटाफट से बताइए बच्चों, क्या आप सबको ये रिवीजन हुआ कि भैया क्या था, कैसे था? हल्का फुल्का भी हुआ हो ना, मेरा टारगेट क्या है कि आपको एक बार ब्रश अप करवा देना कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ किया था आपने। कम से कम ये होगा एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद तो होगा कि हल्का फुल्का ये किया था। फटाफट से बताइए, ये समझ में आया? बोलिए, आप बोलिए। कौन सा? MC और अभी वो नहीं, इतना काफी, इतना काफी है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों बताएं क्या ये समझ में आता है यहां तक? इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। आइए, कोई चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कोई क्वेश्चंस, या मैं ही अपने हिसाब से बताऊं? कोई चैप्टर नंबर 3 में किसी बच्चे को कोई डाउट्स वाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लें अभी, वरना मेरे को ही क्वेश्चंस अपने हिसाब से पिक करने पड़ेंगे। किसी बच्चे को कोई चैप्टर नंबर 3 में कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस के अंदर तो प्लीज पूछ लें, वरना पहले 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आज का रिवीजन सेशन रोक दूंगा। थर्टीन 15 ये वाला 15 एंड 16। आइए बच्चों 15 और 16 से शुरुआत करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ये डाटा गिवन है, आर्स गिवन है, टोटल आउटपुट गिवन है, मार्जिनल आउट प्रोडक्ट गिवन है। पहले तो टोटल आउटपुट ही निकाल लेते हैं, ये देखते कैसे दिया। 100 मार्जिनल प्रोडक्ट 100, 80 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 180। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 यहाँ पे चला गया। बताइए क्या ये समझ में आया आपको? 100 प्लस 80 इतना हो जाएगा ना, इतना समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर? 60। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 आवर्स? एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे एपी लिख दो। एपी का यहाँ पे तीसरे घंटे में निकालना है 240 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 80। समझ में आया 15 और 16 कैसे सॉल्व करना? इसके आंसर्स भी देख लेते हैं एक बार। इसका ए गिवन है, इसका बी गिवन है, इसका ए हो गया, इसका बी। समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों और कोई डाउट्स हैं प्लीज पूछ लें। राहुल कह रहे हैं 31 एंड 78। Which of the following is true of the relationship between marginal cost and average cost? ये तो अभी अभी करवाया ना मैंने राहुल। ये देखिए यहाँ पे एक बार हल्का सा डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एटीसी एमसी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या बातें की थी? पहला, व्हेन एमसी इज लेस देन एटीसी देन एटीसी इज फॉलिंग, ये किया था हमने। दूसरा क्या था? व्हेन एमसी इज इक्वल टू एटीसी, एटीसी इज मिनिमम। और तीसरा क्या किया था हमने? व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी, एटीसी इज इंक्रीजिंग। यही तीनों रिलेशनशिप किए थे ना, यही तीनों किए थे ना। अब देखते हैं, इफ एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी, एटीसी इज फॉलिंग, गलत लिखा है। एटीसी कर्व इंटरसेक्ट्स एमसी कर्व एट द मिनिमम ऑफ एमसी, गलत। ये मिनिमम ऑफ एमसी थोड़ी है, एमसी का मिनिमम तो यहाँ पे है, ये गलत लिख दिया ना, एमसी गलत लिख दिया। एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एटीसी कर्व एट एटीसी इज मिनिमम, ये सही लिखा हुआ है। क्या ये समझ में आया? राहुल क्या ये क्लियर है डाउट अब आपको? 31 का सी होना चाहिए। सेवेंटी 78, राहुल कह रहे हैं 78 भी बता दो। बच्चों जब तक आप सभी घर पे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ही क्लास में आके टाइम वेस्ट करते रहेंगे, फिर पढ़ाई करो घर पे। अब इन द फिगर्स गिवन बिलो पॉसिबल रीजन व्हाई एवीसी इज कर्व अप्रोचेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। बच्चों बताइए ये क्या कह रहे हैं? देखो ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल टू एसी, यानी कि एसी माइनस एवीसी इज इक्वल टू एएफसी। बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब एटीसी और एवीसी इनके बीच का जो गैप है, जो इनके बीच का गैप है वो किस चीज़ का है?
किस चीज का गैप है? इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है? AFC। AFC, ये यहां तक समझ में आता है। और AFC बच्चों कंटिन्यूअसली क्या करता है? फॉल। अभी अभी हमने रिवाइज किया था ना कि AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज वो कंटिन्यूअसली गिरता चला जाता है। मुझे बताइए, अगर ये वाला वैल्यू कंटिन्यूअसली गिरता जाएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, यानी कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर फॉलोइंग एज आउटपुट राइजेस। तो 78 का डी गिवन है। क्या ये समझ में आया राहुल? हाँ जी, 67। यूज अ डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट MP ऑफ द थर्ड लेबर इज डैश एंड MP ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव। अब बच्चों ये देखिए 1 2 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6। तो तीसरी लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? 6। पहले यहां पे समझ में आया। अब कह रहे हैं MP ऑफ डैश लेबर इज नेगेटिव। नेगेटिव तो MP यहां पे आएगा ना जब ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो 25 से जब 20 पे जाएगा, यानी कि छठी लेबर का, सिक्स्थ लेबर का नेगेटिव हुआ ना। तो लैंग्वेज पढ़िए बच्चे ना, बहुत बार ये लैंग्वेज गड़बड़ कर जाती है। द MP ऑफ डैश लेबर, कौन सी लेबर का नेगेटिव होगा? सिक्स्थ लेबर का, छठी लेबर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 6 डी। चेक करिए इसका आंसर 67। कौन से वाला? पहला पार्ट या दूसरे वाला? ये कह रहे हैं तीसरी लेबर का MP निकालिए। तो सेकंड का टोटल कितना है? 14। और थर्ड का टोटल कितना है? 20। तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6। तो 6 आ गया। और कह रहे हैं MP ऑफ कौन सी लेबर नेगेटिव होता है? तो नेगेटिव MP तो तभी होगा ना जब TP डिक्रीज करेगा। तो छठी लेबर का ये नेगेटिव होगा। क्या कौन सा है आंसर इसका? डी। ऑनलाइन वाले बच्चों और बताइए, और क्या क्या डाउट्स हैं? आज तो कोई डाउट्स ही नहीं आ रहे हैं मेरे पास। किसी को कोई डाउट्स वाउट्स हैं चैप्टर 3 के अंदर तो प्लीज पूछ लो। चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, हमारे चैप्टर 3 का भी रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से रिवीजन खत्म होता जा रहा है, आपका रिवीजन बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट्स नहीं है तो मुझे बताइए, फिर मैं होमवर्क बता देता हूं आपको। क्या होमवर्क बता दूं? बोलो यस और नो। दिव्यांश कह रहे हैं यस सर। तो बच्चों आपका अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए। ध्यान रखिएगा, ये मैं होमवर्क बड़े सोच समझ के दे रहा हूं। आपकी रिवीजन क्लासेस का टारगेट है कि नेक्स्ट वीक फिनिश हो जाएंगी और आपका सेल्फ स्टडी 100% शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात? तो ये ना हो कि आप दिक्कत में फंसे, बाद में दिक्कत है। पहला होमवर्क ये है कि चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। दूसरा होमवर्क ये है कि चैप्टर नंबर 4 इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा। ठीक है ना बच्चों? सिर्फ चैप्टर 4 रह गया है, ये भी मुझे लग रहा है एक लेक्चर मैक्सिमम 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल बहुत ही छोटा सा है, उसको रिवाइज करते ही आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर आपका सेल्फ स्टडी मोड 100% शुरू है, बस बीच में एक आधा टेस्ट होता रहेगा। क्लियर हो रही है बात? तो चैप्टर नंबर 3 के बैक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 का रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 मार्केट फॉर्म्स रिवाइज करवाऊंगा और फिर आपका सिलेबस खत्म होने की सिचुएशन पे आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? जल्दी से बोलो यस और नो।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास के अंदर। यही छोटे छोटे सेशंस ही रहने वाले हैं, अब ज़्यादा कोई बड़े सेशंस बचेंगे भी नहीं इकोनॉमिक्स के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।